ये तो मेरे आसपास भी दिमाग में भटका भाई क्वेश्चन। आर्टिस्ट भी तो ग्रेजुएट हो सकता है। ओ ये दिमाग में क्यों नहीं गया मेरे। चलो कोई नहीं सर, एक अच्छा स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि जिनको अगर टीचर थोड़ा सा भी हिंट देना तो वो पूरा समझ जाए। अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आगे इसको रिटेन कर पाए तो इंग्लिश की जीत होने वाली है। क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल है इसलिए पूरी कोशिश की है सर को फंसाने की। एक सेकंड, मेरे को पहले सवाल ही नहीं समझ में आया लिखा क्या। हाउ ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन है इंग्लिश का और बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है सर। क्वेश्चन है मी एंड माय फैमिली लिव हियर। इसको भी आपको करेक्ट करना है सर। क्या है इसमें गलती? सही सेंटेंस क्या होगा सर? मी एंड माई फैमिली लिव हियर। कुछ हिंट तो दीजिए, मतलब कि सर फैमिली और मैं दो लोग रहते हैं। अच्छा थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देता हूं सर। जैसे यहां पे ये लिव लिखा हुआ है, लिव मतलब होता है रहते हैं, ठीक है, रहते हैं इसका मतलब होता है। तो ये एक वर्ब है, रहना एक वर्ब होती है, राइट। तो रूल ये है कि वर्ब के पहले वाले शब्द सब्जेक्टिव होने चाहिए और वर्ब के बाद वाले शब्द ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इतना हिंट काफी है सर, अब बताइए क्या होगा। सर ने मुझे और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। सर माई फैमिली लिव हियर। सर अभी मैं फाइनल आंसर नहीं दे रहा हूं। मैंने अगर इसको हटाया माई फैमिली लिव हियर, लेकिन फिर मैं कहां गया? मी एंड माई फैमिली। मी को और मैं कह सकता हूं आई एंड माई फैमिली लिव हियर। आई एंड माई फैमिली लिव हियर। और अगर मैं माई फैमिली एंड आई लिव हियर, सर मैं जाऊंगा आई एंड माई फैमिली लिव हियर। ओके, क्योंकि माई एंड माई फैमिली एंड आई लिव हियर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर। आई एंड माई फैमिली लिव हियर मेरा फाइनल आंसर। फाइनली देखिए सर ने यहां पे बताया। देखो बच्चों, होता है कभी कभी कहते हैं कि जो पढ़ने में ठीक लगता है, आसान जो पढ़ने में इजी लगता है, जिसको हम एक झटके में पढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो सही ही हो। कभी कभी पढ़ने में आसान लगने वाली चीज भी गड़बड़ हो सकती। तो सर आपने एक चीज इसका हिंट तो पकड़ लिया कि वर्ब के पहले वाले को सब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन सब्जेक्टिव की भी एक पोजीशन होती है जिसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो प्यारे बच्चों, देखो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। यहां पे ये प्रोनाउन का क्वेश्चन था और आइए जानते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है। माई फैमिली एंड आई लिव हियर, ये हमारा आंसर होगा और ऐसा क्यों हुआ उसको समझते। आपने एक चीज देखा होगा कि प्रोनाउन की एक टेबल है जिसमें आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेशन सेकंड, ये होता है। टेबल याद है? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स, वन, वन, वंस, है ना। तो ये पूरी की पूरी टेबल में आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का पॉजिटिव सेंस में एक ऑर्डर होता है 2, 3, 1 का, जिसमें आपका ये जो फैमिली है ये थर्ड पर्सन की होती है और ये आई है ये आपके फर्स्ट पर्सन का होता है। तो आपका ऑर्डर क्या है कि अगर आपका 3 और 1 यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों एक साथ हो तो थर्ड वाले को पहले लिखना है, फर्स्ट वाले को उसके बाद लिखना है। यानी फैमिली को पहले लिखना है और आई को बाद में लिखना है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, यानी मी को आई बनाना है और उसको थर्ड पर्सन के बाद लिखना है। तो माई फैमिली एंड आई लिव हियर। सर इंग्लिश तो एक नंबर से बढ़ रहा है अभी। सो फाइनली अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आगे इसको रिटेन कर पाए तो इंग्लिश की जीत होने वाली है। क्या कहेंगे सर? मुझे आधा नंबर तो मिलना चाहिए। चलेगा सर, चलेगा, लेकिन अभी आपके क्वेश्चंस भी मुझे फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं रीजनिंग के सवाल सर। सर आपके लिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द गिवन वेरिएबल। वेरिएबल है ग्रेजुएट, आर्टिस्ट और टीचर। को आप इन चारों में से किससे रिप्रेजेंट करोगे? ग्रेजुएट, आर्टिस्ट एंड टीचर। ग्रेजुएट है बच्चा, पढ़ा लिखा है भाई, हाँ ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीटेक कुछ करके आया, ठीक है। आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट है, कलाकार है भाई। और टीचर है, अपन लोग हैं। सर ये चीज ना
बहुत पहले पढ़ा था, मैं लिटरली बताऊं, ग्रेजुएट गोले गोले को समझाना है। सर मैंने बहुत टाइम से इस चीज को, बाय द वे ये रीजनिंग का कौन सा टॉपिक होता है इसको? वेन डायग्राम। अच्छा वेन डायग्राम होता है ये, ओके। तो वेन डायग्राम होता है, ऊपर पढ़ा भी नहीं मैंने, देख लो, ये है इंग्लिश की फैकल्टी। सो वेन डायग्राम का ये इंपॉर्टेंट सा सवाल, ग्रेजुएट है, आर्टिस्ट है एंड टीचर है। कुछ ऐसा था कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये ग्रेजुएट है तो सारे ग्रेजुएट आर्टिस्ट हो जाए, सारे आर्टिस्ट टीचर हो जाए। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना। हाँ, कोई भी ग्रेजुएट टीचर ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी ग्रेजुएशन करके मास्टर नहीं बनता है? तो ये तो नहीं है, ऐसा कुछ मैचिंग का था, ये भी नहीं है शायद। ग्रेजुएट टीचर आर्टिस्ट, अगर मैं इनको बोल दूं कि ये टीचर हैं तो टीचर का ग्रेजुएट से कोई लिंक नहीं। अगर इसको मैं ग्रेजुएट, इसको टीचर बोल दूं तो ग्रेजुएट है टीचर, टीचर ग्रेजुएट हो सकता है। और आर्टिस्ट का तो टीचर कौन सा आर्टिस्ट है? कलाकार। हाँ, जैसे हम लोग टीचर है तो क्या हम लोग कलाकार हैं? सर ये है क्या आंसर? या तो ये है आंसर। सर 50-50 मिलेगा क्या? ए बी या सी डी में से एक गायब करना सर, तो आंसर समझ में आ जाएगा। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, या तो ये में कुछ लग रहा है। ये क्या तीनों को मिला दिया इन्होंने? ये है क्या सर? आई थिंक कि ऑप्शन बी लगा सकते हैं क्या? आप बताएं सर। सर आप बहुत क्लोज थे, लेकिन इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे सर आपने क्या किया सर, आर्टिस्ट ले लिया। अब देखिए कुछ ग्रेजुएट जो है वो टीचर है, जरूरी नहीं है सारे ग्रेजुएट टीचर है, कुछ ग्रेजुएट टीचर है, ये भी जरूरी नहीं है सारे टीचर्स ग्रेजुएट है। बहुत सारे लोग होते हैं 10वीं पास किया, पढ़ाना शुरू कर दिया। सही है। अब कुछ ग्रेजुएट आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट इज आर्ट म्यूजिशियन हो सकता है, पेंटर हो सकता है। कुछ टीचर आर्टिस्ट होते हैं, लेट सपोज कोई टीचर है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सो ही और शी इज आर्टिस्ट। संदीप सर को देखो, तो आसान था ना। आर्टिस्ट आदमी क्या, आर्टिस्ट क्या अनपढ़ थोड़ी ना होता है, आर्टिस्ट भी तो ग्रेजुएट हो सकता है। ओ ये दिमाग में क्यों नहीं गया मेरे? चलो कोई नहीं सर, आपने तो बराबर कर लिया गेम को। ओके सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंग्लिश का। दिस रूम्स वॉल्स आर डर्टी, ये रूम की दीवारें जो हैं वो गंदी हैं। तो इस सेंटेंस को जनरली लोग इसी तरीके से बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। अगर घर की कोई दीवार गंदी हो गई तो कहते हैं दिस रूम्स वॉल्स आर डर्टी। सर इसमें कुछ एरर है, सही सेंटेंस करके दीजिए आप मुझे। दिस रूम्स ये नहीं होना चाहिए पहली चीज, अभी मेरा ये फाइनल आंसर नहीं है। दिस रूम वॉल्स आर डर्टी, दिस रूम वॉल्स आर डर्टी, दिस रूम मुझे हेल्प करो भाई कोई। दिस रूम वॉल्स आर डर्टी अच्छा नहीं लग रहा है। दिस रूम वॉल आर डर्टी, फिर आर नहीं आएगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ। दिस रूम वॉल्स आर डर्टी नहीं, द वॉल, मैं द वॉल करके ना एक रिस्क लेकर के सर की ओर देखा, क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज होगा तो समझूंगा कि सही जा रहा हूं। द वॉल ऑफ, अगर मैं ऐसा लिख दूं सर, लेकिन दिस है ना, दिस वॉल तो हो नहीं सकता सर। द वॉल, लेकिन कुछ ज्यादा ही मैं बदलाव कर रहा हूं ना। द वॉल ऑफ दिस रूम आर डर्टी। अरे भाई क्लैपिंग तो बनती है इस बात पे। सही हो गया क्या? सही सवाल था आपका, क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। नेक्स्ट करिए सर, देखिए आंसर आपका है द वॉल्स ऑफ दिस रूम आर डर्टी, बिल्कुल सही जवाब था सर का। एक बार क्लैपिंग तो बनती है भाई सर का यहाँ पे। हाँ अरे एक ही बात हो गई कि भाई वॉल्स है, वॉल्स या वॉल एक ही बात हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हम छोटा एस लगाना या हटाना जल्दबाजी में हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, वो तो लिखा ही है। सर पता है ये क्या हुआ बच्चों, आप लोगों ने ना एक जोक सुना होगा सर, मैं आपको ही बताऊं कि एक नदी में ना कोई डूब रहा था, ठीक है। तो आजकल ट्रेंड आपको पता है ना, फोन निकाला एकदम ऐसे वीडियो सेल्फी ऐसा वैसा, तो लोग ऐसा कर रहे थे। जेसीबी भी था तो लोग और इकट्ठा थे, जेसीबी से भी तो आपको कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे आप। तो उतने में ना एक व्यक्ति नदी में कूदा, उसको बचा के ले आया। सबने बोला यार तू तो बहुत बहादुर है। बोला वो सब तो बाद में, पहले बताओ साला ढक्कन किसने मारा। तो मैं तो ये चिंता में था कि वो सब नियम कानून तो बाद में, पहले मैं
सही कैसे हो गया, ये चिंता वाली बात थी। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं सर। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट? इसका बच्चों को रीजन बता देते हैं। हाँ सर। बच्चों देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रूम। जो रूम है यह एक बेजान चीज होती है और किसी भी बेजान चीज के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम उसी के साथ करते हैं जिसमें जान होती है, जैसे इंसान हो गया ना, जानवर हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके साथ। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है राम की कार, तो आप राम कार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम एक सजीव है, लिविंग एनिमल है, लिविंग नाउन है, इसलिए इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन रूम लिविंग नाउन नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी एस ना लगा के, सर ने पहले ही आंसर कर लिया था थोड़ा सा और फिर पैटर्न सेट कर दिया ना करके, हम दूसरा पोजीशन करने का तरीका ऑफ से बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे सर का आंसर 100% करेक्ट था। ओके सर, नेक्स्ट। विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ये थोड़ा मैंने आपको रीजनिंग की ओर ले लिया है। ये इसमें तो सर मैं एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे को करने में बड़ा मजा आता है। ये सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर करके कईयों की है इसमें। चलो कर लेंगे सर। इसमें 9 के बाद 196 है, फिर 25 है, फिर 169, 49। सर एक आइडिया तो लग गया मुझे कि एक अगर संख्या है काफी छोटी है, फिर बहुत बड़ी संख्या आने के बाद फिर छोटी आ जा रही, फिर बहुत बड़ी, फिर छोटी, यानी कि कुछ ना कुछ यहां पर छोटी वाले आपस के पेयर में है और ये बड़ी वाले आपस में। एम आई राइट सर? क्योंकि ये किसी जिस तरीके का है 9 3 का स्क्वायर हुआ, 25 3 5 5 जो 25 5 हुआ, 3 5 फिर 7 आएगा, 7 7 49, सही है। फिर 7 के बाद 9 आएगा, 3 5 7 9 9 9 81, ठीक है, सही गया सही गया सही गया। फिर आज ये 196 14 का होता है ना सर? परफेक्ट। ये 13 का होता है स्क्वायर, 14 13 अब 12, हाँ 12 अब 11 121 सर है ऑप्शन में। परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो फाइनली यहाँ पे आंसर सही था। ऐसे ही बताते हैं ना सर, तो मैं कभी कभी रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ थोड़ा बहुत सर को। हाँ चलो आ जाओ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे इंग्लिश का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज द 6 months प्लान। हम लोग हमेशा इस टाइप से बोलते हैं, कुछ एरर है इसमें, आप बताएंगे? ये तो सिंपल है, एस नहीं आएगा ना सर, क्योंकि जब 6 ले लिया, प्लूरल यहीं पे मतलब 6 कर दिया, तो फिर मंथ क्यों लगाना है? तो सिंपल हो जाएगा, दिस इज अ 6 month प्लान, सिंपल। आंसर तो भाई इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आंसर तो देते ही आपने सर दे दिया यहाँ पे, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। सही है। आंसर 100% करेक्ट है सर, 100% करेक्ट है। यहाँ पे 6 month प्लान ही हुआ। अब रीजन मैं आपको और बता देता हूँ प्यारे बच्चों। रीजन ये है, एक सिंपल भाषा, बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। देखिए ये प्लान क्या है, इस जगह पे सबसे किसी भी सीरीज का सबसे अंतिम वर्ड अगर लिखा हुआ है तो हम उसको नाउन मान रहे हैं। प्लान एक नाउन है ऑब्वियसली, और उसके पहले आपने 2 शब्द को हाइफन से जोड़ रखा है, राइट? हमेशा याद रखिए, नाउन के पहले अगर 2 शब्द या 3 शब्द, कितने भी शब्द हैं, और अगर वो हाइफन से जुड़े हैं तो नाउन के पहले जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव की होती है ग्रामर के हिसाब से। जैसे हम लोग लिखते नहीं टॉल बॉय, टॉल बॉय, तो बॉय आपका नाउन है। कैसा है ये नाउन? ये इसके एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। और अगर आप यहां पे मंथ्स कर देते हैं, यानी आपने एडजेक्टिव को प्लूरल कर दिया। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर या प्लूरल केवल नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होती हैं इंग्लिश की भाषा में। और ये आपका यहां पर अब नाउन नहीं है, बल्कि ये यहां पे एक एडजेक्टिव की पोजीशन पे है। तो एडजेक्टिव होने की वजह से आपका ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, यहां पर इस प्लान के पहले आया है इसलिए, राइट? तो बिल्कुल सही जवाब है सर आपका, 100% यहां पे ये आंसर सही और सटीक रहा आपका। वाह सर, ग्रेट। रीजनिंग का सवाल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट टाइम डज द मिरर इमेज ऑफ एन एनालॉग क्लॉक एट 5 o'clock शोज? अच्छा, अरे ये तो किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं, आपने डिजिटल पहन रखी है, तो उसका आईने में क्या समय दिखेगा? अगर मैं ऐसे करता हूं तो 5 बजे हैं, 5 किधर बजता है भाई? इधर बजता है। ये 6 है, तो मान लीजिए ये 5 बजे है, ठीक है। आईने में हम जो है किसी भी साइड आईना रखें, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आईना रख दिया हमने, तो ये बिल्कुल ऐसे पलटी मारेगा, बिल्कुल ऐसे पलटी मारेगा। तो जैसे ये इधर को 6 के इधर है, तो पलटी मारेगा तो 6 के उधर चला जाएगा ऐसे। सही है सर। तो 6 के उधर आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 6 है तो इधर क्या आएगा? 7। आई थिंक 7 बजेगा। एम आई राइट सर?
परफेक्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक करने कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है सर हाँ इसकी? वही सर, आपने जैसे किया ना, यहाँ 5 था 7 किया, हाँ। तो 5 + 7 कितना होता है? 12। ओके। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन अगर 3 बज रहा होता तो उसका इमेज 9 बनता। यानी हमें टोटल ऐड करके 12 करना है। बस अरे वही मैं प्रूव कर रहा हूँ। मैं अगर पूरा घड़ी बना के निकाला मैंने। अगर 6 होता तो 6 मतलब 12। Wow, सो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का सम 12 होता है। Great. तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज निकालना है, तो 12 में से ऑब्जेक्ट को घटा लीजिए, 12 में से 5 घटाया हो गए 7। लो भैया ये तो हो गया। मतलब भाई मैं तो अपना वही देख के कि हाँ कैसे क्या बना है उसी के हिसाब से बनाया। बाकी ये रीजनिंग का तरीका सर ने बताया जो 1 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो। भाई मेरा तरीका ये मेरे लिए था, आपको एग्जाम निकालना है, आप इसको फॉलो करना, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सही और सटीक है जो सर ने बताया। वाकई सर, मतलब अब आप मेरे से पूछेंगे तो शायद मैं भी 1 सेकंड के अंदर आंसर कर लूंगा। 12 से घटाना ही तो करना है। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश का सवाल। टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट। ये हमेशा लोग बोलते हैं कि आज की सुबह मैं काफी देर उठा, आज की सुबह मैं काफी देर उठा। क्या है सर इसमें एरर, आप बताएं। सर ऐसा भी तो आप क्वेश्चन दे सकते हो ना, नो एरर। एग्जाम में आते तो है नो एरर, हाँ हो सकता है। क्योंकि टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, टुडे मॉर्निंग आई वेक अप। सर वोकअप और वेकअप में क्या फर्क है? अब वोक जो है सर, ये है वोक, ये है लेने का तरीका। सेकेंड फॉर्म, यानी मतलब सिंपल भाषा में कहिए ये पास्ट टेंस में यूज होता है वोक, और प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वेक। ये सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। वेक प्रेजेंट में यूज होता है और वोक पास्ट में यूज होता है। नो एरर, क्योंकि हिंट नहीं मिल पाया। नो एरर। एरर है सर, है इसमें एरर। चलिए दिखाते हैं। सो फाइनली छोटी सी एरर है जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं कन्वर्सेशन में, बट ग्रामर कहता है कि भाई ये ब्लेंडर है, इसका भी थोड़ा सा सुधार करिए। बताता हूं सर कैसे है यहां पर। देखिए बच्चों, जनरली हम लोग बोलते हैं, आपको हो सकता है आपने सोचा हो कि टुडे मॉर्निंग की जगह टुडेज मॉर्निंग कर दे, है ना, या कुछ और जो भी सोचा हो आपने यहां पे। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कहां पे मिस्टेक थी, और हम यहां पे सब ठीक था, केवल टुडे की जगह पर हम दिस करेंगे। क्यों? आपने लिखा यहां पर टुडे मॉर्निंग आई वोक अप लेट, मैं देर से उठा, आज की सुबह मैं देर से उठा। तो आज की सुबह यानी कि मैं उठा तो मैं सुबह उठा ना, और ये शब्द टुडे का मतलब क्या होता है? आज। आज यानी किसी भी दिन का आज उसका पूरा दिन माना जाता है। तो आपका ये पूरा दिन थोड़ी ना आप उठे हैं, आप केवल मॉर्निंग में उठे हैं। तो वो मॉर्निंग टुडे मॉर्निंग ना कह के आप उसको दिस मॉर्निंग कहिए, क्योंकि आप इसी सुबह उठे हैं जो आज वाली है। आप हिंदी में पढ़ेंगे जरूर कि आज की सुबह मैं लेट उठा, लेकिन इंग्लिश में आपको दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट बोलना पड़ेगा। सर कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अब रीजनिंग पूछिए सर। अगला वाला बहुत मजेदार है। फाइंड, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से विषम को चुने। ऑड वन आउट को चुने। 1700, 1300, 1900, 1200। हाँ ये क्या है? अच्छा ऐसा नहीं मतलब देखो ये वाला तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं रीजनिंग में रीजनिंग लगा लूं थोड़ा। क्या हम इसको 17 लिख सकते हैं बच्चों? इसको 13 लिख सकते हैं? ऐसा तो नहीं, मतलब मैं केवल अपने समझने के लिए सर मैं पूछना चाहूंगा, अगर क्योंकि क्या पता होता हो तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। सर मेरा आंसर है 1200। ऐसा होता है बच्चों की नहीं होता? देखो भाई मैं अपना पक्का हंस रहे होंगे। देखो यार प्लीज मेरी रीजनिंग पे बिल्कुल मत हंसना। इंग्लिश पे हंसने का मौका ना मैं कभी दूंगा, ना सर रीजनिंग भी हंसने का मौका देंगे। सर की इंग्लिश पे मत हंसना और मेरी रीजनिंग पे मत हंसना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। वैसे मजे की बात यह है कि आप बिल्कुल सही हो। अच्छा, बट मैं हंस ये रहा था कि आप क्वेश्चन ही को बदल डाला, डबल 0 हटा दिया। सर ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, और ये शताब्दी वर्ष है। आपको याद होगा मैंने कहा था सर 365 दिन 6 घंटे, आपने बोला था। फिर मैंने कहा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। फिर मैंने बोला 6 घंटे लेते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा समय 11 मिनट 14 सेकंड का था, वो 400 साल बाद कुछ याद आ रहा है। तो बस वही, जब शताब्दी वर्ष को ये चेक करते हैं ना कि वो लीप है या नहीं है, तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये नहीं होगा, सो दिस इज अ नॉर्मल सेंचुरी ईयर। अच्छा, ये भी एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये भी एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। बट 1200/400 डिवाइड होगा तो यह सेंचुरी ईयर है।
मतलब आप मैं मतलब मेरा आंसर जो है इसको ना ही माना जाए, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मेरा ये तुक्का था भाई, जो मैं बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करता तो अपने लिए भी कंसीडर नहीं करूंगा। चीज को थोड़ा वो करते हैं सर। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे हम सभी ने सुना है ना कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। गलत सुना है। हाँ, यही है क्या? बस यही है सर, बस ये आप अब समझ जाओगे। ओहो, 1896 ओके, लीप चेक करने के लिए आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होगा, लीप है, मतलब दिस इज अ लीप ईयर, 29 फरवरी होगा। ठीक है, इसके 4 साल बाद 1900, ठीक है, जब भी शताब्दी वर्ष को चेक करते हैं ना तो 400 से भाग करते हैं। नहीं हुआ मतलब 1900 में 29 फरवरी नहीं था, यह एक नॉर्मल ईयर है। ओके, और फिर 1904 4 से भाग हुआ तो लीप है। तो यहां पे जो लीप आया वो 8 साल बाद आया सर। तो इस पे क्वेश्चन होता है कि आया है एग्जाम में, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर। 2 लगातार आने वाले लीप ईयर में अधिकतम गैप तो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ओहो, अभी थोड़ा सा देखो, एक बार में तो समझ में नहीं आएगा मेरे को, लेकिन हाँ इतना समझ में आ गया कि लीप ईयर पता करना है तो आप किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। और शताब्दी होगा तो 400 से। अच्छा, शताब्दी होगा तो 400 से करना है। हाँ, इतना तो समझ में आ गया। तो ये आंसर सही था क्या? बिल्कुल सर। अरे गजब, ये मतलब कुछ भी तुक्का मार दिया ही काम हो गया, लेकिन जो मेरा तरीका था वो 1% भी सही नहीं था, वो तरीका ही गलत। मेरे वीडियोस देखिए सर कैलेंडर के, उसमें सर मैंने ये भी बताया है कि 29 में ही, मतलब फरवरी में ही 28 या 29 दिन क्यों है। ओके, इतनी बेसिक से मैंने चीजें बताए रखी हैं। समझ गया सर, ये इंग्लिश के लिए देयर इज नो स्पेस इन द कार। ओके, सो देयर इज नो स्पेस इन द कार। आपको बताना है, अच्छा अच्छा, मेक करेक्शन। अब तो नो एरर का मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि ये गलती मेरे हो चुकी है। सोचिए आराम से सर, टाइम है अभी। देयर इज नो एनी स्पेस, नहीं एनी क्यों जबरदस्ती करे, देयर इज नो स्पेस इन द कार। अच्छा, मैं आपको हिंट दे दूं हाँ क्या सर प्लीज थोड़ा? प्लीज सर। जैसे यहाँ पे एक शब्द पर फोकस करिए, ये शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं और यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? स्पेस सर हम यूज करते हैं खुले हुए चीजों के लिए, ओपन चीजें अगर होती है। जैसे अंतरिक्ष, हाँ Space कह होता कह सकते हैं, अंतरिक्ष जैसे हो गया। ओके, तो आइडिया आपको लग जाएगा। तो देयर इज नो स्पेस को हटा करके फ्लैट नहीं, रूम करके देखते हैं सर। 1 मिनट सर, अभी मेरा फाइनल नहीं है। देयर इज नो रूम इन द कार। रूम का हम ऐसा नहीं है रूम मतलब सिर्फ कमरा है, रूम को हम और भी जगह यूज करते हैं सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काम हो गया, हो गया? फाइनली, वाओ, ग्रेट ग्रेट, देयर इज नो रूम। अरे हो गया। सर को हल्का सा हिंट दिया और काम यहाँ पे फाइनली हो गया। देयर इज नो स्पेस इन द कार यहाँ पे गलत था, और सर ने हल्का सा, मैंने मतलब एक कहते हैं ना, देखो कहते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं कि जिनको अगर टीचर थोड़ा सा भी हिंट देना तो वो पूरा समझ जाए। छोटे से बच्चे को अगर आप थोड़ा सा हल्का सा उंगली का सहारा देते हैं तो वो बच्चा कितना तेजी से भागता है। हल्का सा मैंने यहाँ पे सर को जो चीज बताया वो 100 में से केवल मैंने 1% का हिंट दिया था, 99% यहाँ पे सर ने पूरा अपने से निकाल लिया। सो वाकई यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त था सर की तरफ से। और हम यहाँ पे स्पेस वर्ड इसलिए नहीं यूज करेंगे जो जनरली लोग अपनी कन्वर्सेशन में बोलते हैं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार एक बंद गाड़ी होती है और किसी भी बंद गाड़ी के लिए, किसी भी बंद गाड़ी के लिए आप कभी भी स्पेस यूज नहीं करते, बल्कि आप यूज करते हैं हमेशा क्या, आप हमेशा यूज करते हैं वहां पे रूम। कोई भी, चाहे वो कमरा बंद हो, चाहे वो गाड़ी बंद हो, या कोई भी स्पेस, कोई भी ऐसी जगह जो पूरी तरीके से बंद है, हम उसके लिए हमेशा रूम शब्द का यूज करते हैं। बिल्कुल सही था सर आपका, और आपको यहाँ पे पूरे आगे सर, ग्रेट। लेकिन बच्चों सर से जरा ये पूछो, ये कौन सी कार है? ये देखो सर, क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? आपका क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन 3 days? आखिरी सवाल है, इसलिए पूरी कोशिश की है सर को फंसाने की। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये एक सेकंड, मेरे को पहले सवाल ही नहीं समझ में आया। लिखा गया हाउ मेनी टाइम्स आर दी हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, यानी क्लॉक के हैंड्स कितनी बार एट राइट एंगल इन 3 days। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, सो कितने दिन में, हाउ मेनी टाइम्स, हाँ, एट इन 3 days, मतलब ये घड़ी है,
तो एक इतने में बच जाएगा। अरे सर एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा। हाँ तो 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। लेकिन 12 तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है यार। अब और भी कुछ होता है क्या इसमें? यही तो होता है, और क्या होता है? 90 और कैसे बनेगा? लेकिन ये नीचे वाला 90 तो होता ही नहीं है। मतलब आप कुछ आइडिया दीजिए हिंट सर, आपने भी मुझे हिंट दिया था, बराबरी का वो होना चाहिए। सर हमें 3 दिन तक जाना है, ठीक है। तो आप एक दिन से सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। या फिर एक दिन वाला, आप 24 घंटे वाली घड़ी तो हमारे पास होती नहीं है एनालॉग में, तो सोचना हमें एनालॉग से पड़ेगा। तो आप इसकी शुरुआत जो करें सर, वो आप करें 12 घंटे से। ठीक है। 12 घंटे से आप इस पे सोचना शुरू करें कि 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता होगा। 12 घंटे में 12 आवर्स में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? जैसे ये है, हाँ, तो 12 घंटे का मतलब एक बार सुई घूम जाएगी। तो ऐसे भी माना जाएगा क्या सर? जैसे एक ये यहां से यहां तक आई, जब ये सुई यहां पे आएगी तो 90 बनना है ना। 12 सर मैं 148, सब 150 के आसपास है या उससे भी ज्यादा है, नहीं बन पाएगा। आप ही बताएं। मुझे पता आप मुझे जीतने नहीं दोगे, इसीलिए मैंने लास्ट में ये रखा। सर ये ऐसा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार बनता है। 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार बनता है। ओ, थोड़ा सा बच्चों समझो आप, या आपको आता हो तो मेरे को पहले लेट्स समझ दो। सपोज कि हमने कोई समय ले लिया, ठीक है। हमने लिया सर 4 और 5 के ठीक बीच, है। तो 4 तो बिल्कुल ऐसे बचता है, ठीक है ना सर? 4 बिल्कुल ऐसे बचता है। अब मिनट वाली सुई कभी यहां होगी और घंटे वाली सुई यहां, तो एक 90 डिग्री ठीक है। तब बना जब मिनट वाली सुई बिहाइंड है घंटे वाली से। ओके। और एक बार ऐसा होगा कि मिनट वाला सुई यहां आ जाएगा, घंटे वाला अभी भी 5 से पीछे ही है, ठीक है। 90 यहां बना मतलब अहेड है। ओके। मतलब हर घंटे में 90 डिग्री 2 बार दो बनता बार है, बन रहा है, एक आगे एक पीछे। एक आगे पीछे। तो 12 घंटे में लोग कहते हैं 24 बार। इसमें प्रॉब्लम है, 24 हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि 2 ऐसा समय है जो शार्प 90 डिग्री आपको दिख जाता है, राइट। एक 3 बजे और एक 9 बजे। राइट। तो ये 2 माइनस करते हैं हम, मतलब 12 घंटे में 22 बार, ठीक है। तो 12 घंटे फिर 24 घंटे में 44 बार, 44 मल्टीप्लाई 24 घंटा मतलब एक दिन, तो 44 गुने 3 आप कर देंगे। 132। अरे नहीं, वाह, हाँ यही आएगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात, 4 3 12 4 3 12 132। अरे गजब यार, ये तो मेरे आसपास भी दिमाग में पटका भाई, ये क्वेश्चन। आपने भी इंग्लिश के बहुत खतरनाक रखे थे मेरे लिए। सो फाइनली सर हम लोग तो काउंट नहीं किए, शायद ड्रॉ हुआ या कोई ज्यादा कम हुआ। बच्चों आप लोग काउंट कर लेना बाय द वे, क्या हुआ कैसा हुआ अब ये भगवान भरोसे। बाकी आप बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको आज की ये नॉलेज फाइट कैसी लगी। आपके लिए ये नॉलेज फाइट का सेशन इंटरटेनमेंट के साथ यहाँ पर लर्निंग का भी जरिया बना होगा। बहुत सारी चीजें जैसे मुझे सीखने को मिली रीजनिंग में, वैसे ही आपको भी सीखने को मिली होगी रीजनिंग में। सर को कुछ नई चीजें मिली इंग्लिश में, आपको भी मिली होगी बच्चों इंग्लिश में। सो आई थिंक यहाँ पर आपके लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा। कमेंट में हमें जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर सेशन। क्या कहेंगे सर? और इस तरह के मजेदार सेशन के लिए कमेंट सेक्शन में हमें लिखे आप हमसे और किस प्रकार से किस तरह के सेशंस चाहते हैं, हम आपके लिए वैसे वैसे सेशंस प्लान करेंगे। एग्जैक्टली। ओके। और एक चीज और, अगर आप नॉलेज फाइट में और किन टीचर्स को देखना चाहते हैं, हाँ। एग्जैक्टली ये भी बताइए इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अब किससे किया जाए, रीजनिंग का किससे किया जाए, कमेंट सेक्शन भर दो ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के मजेदार सेशंस और लेके आए। एग्जैक्टली। और ये सेशंस जो जिसकी आज पहल हुई है, ये पर्टिकुलर सेशन आपको कम से कम वीकली तो स्टार्ट हम कर ही दे, मतलब आपको वीकली या महीने में 2 से 3 सेशंस आपको देना शुरू कर दें। तो आप अपना पेयर, वो 2 टीचर्स का पेयर कमेंट में लिखे, मेजॉरिटी जिनकी होगी अगला नॉलेज फाइट उसी पर होगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगले नॉलेज फाइट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।